बताइए बेटा, हेडिंग डाल लो त्वरण। देखिए त्वरण, इसमें बेटा परिभाषा ये होती है कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो पहले 10 मीटर पर सेकंड की चाल से वस्तु जा रही थी, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से वस्तु जाए, इसके बीच मान लो 2 सेकंड का टाइम लगा हो, तो इसका त्वरण कितना होगा? 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हुआ नहीं। वेग में जो परिवर्तन हुआ हो उसमें टाइम का भाग किया जाए तो जो उत्तर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। मान लो ये हो जाता 10 से 12, 10 से कितना हो जाता? तो बताइए वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 2 का। और समय कितना? 2 सेकंड में 2 का परिवर्तन हो रहा है, मतलब त्वरण क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई सही है। अगर मान लो ये 8 हो जाए, फिर माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये 10 था तो त्वरण आपका 0 था, ये जब 12 था तो त्वरण प्लस का 1 था, जब ये 8 हुआ तो ये माइनस का 1। यानी त्वरण कितने प्रकार से? त्वरण की प्रकृति 3, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। और वेग में क्या परिवर्तन हुआ कितने टाइम पे, इसका जो रेट होता है, इसी रेट को हम लोग क्या कहा करते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा लिखे हैं, लिखो बेटा, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। या आप ऐसा लिख लो, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसके वेग में हुए परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सूत्र लिखें, वेग परिवर्तन बटे यानी अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे लगा कुल टाइम। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल V अपान डेल T। अपान डेल T। बीमा, मात्रक, राशि, दिशा, प्रभु सब निकालें। बीमा निकाले बेटा, वेग की बीमा LT - 1 बटे T, तो फिर से T ये हो जाएगा LT - 2। L क्या है? लेंथ, लेंथ का मात्रक मीटर, और T क्या है? टाइम, टाइम का मात्रक सेकेंड, मतलब हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। यह अगर CGS में हम बताते तो क्या लिख सकते थे? सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो भैया, लिख सकते थे? चलिए ठीक है बेटा। राशि कौन सी? सदिश। सदिश कैसे समझ गए? वेग कौन सी राशि है? सदिश। इसका मतलब ये सदिश राशि। दिशा, बताइए वेग के अनुदिश की वेग परिवर्तन के अनुदिश? वेग के अनुदिश की वेग परिवर्तन के अनुदिश? अच्छा सोचो, ऐसे करके थोड़ी सोचो। मान लो हम इधर को जा रहे हैं, कितने? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, फिर इधर जाने लगे 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। बताओ त्वरण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, पहले वेग कितना था, अब वेग कितना है? क्या वेग में परिवर्तन हुआ? हुआ, क्योंकि वेग दिशा परिवर्तित हुई। वेग कौन सी राशि? परिमाण और दिशा 2 चीज़ें होती हैं, या तो परिमाण बदल जाए या तो दोनों, तो परिवर्तन मान लिया जाता है। अरे बोलो यार, तो इसका परिमाण तो सेम रहा लेकिन डायरेक्शन बदली क्या? पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये है, तो क्या डायरेक्शन बदली? अगर डायरेक्शन बदली इसका मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन हुआ। अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ? होगा यार। जो भी सदिश राशियाँ हों उनमें एक चीज़ नहीं मिलाई जाती, 2 चीज़ें मिलाई जाती हैं, परिमाण भी और जब परिमाण भी जैसे मैं ऐसे कर देता, ये 10 ये 10, फिर मैं कहूँ बताओ, तो आप कहते हैं अब कोई वेग में परिवर्तन, क्योंकि ना तो परिमाण बदला और ना दोनों। अगर इनमें से कोई एक बदल जाए
जैसे मान लो यहाँ पर 10 था, यहाँ 8 मीटर पर सेकंड। बताइए परिमाण बदला, परिमाण बदला। हाँ 10 से कितना हो गया 8, बदला कि नहीं बदला? दिशा बदली या दोनों बदल रहे हैं? या तो से और वेग में परिवर्तन हुआ। मैं क्या कर दूँ, ये 10 ये 10, बताइए परिमाण बदला कि नहीं बदला? बोलो बेटा परिमाण बदला कि नहीं बदला? लेकिन दिशा, मतलब इनमें से कोई एक बदल जाए तो क्या वेग परिवर्तन माना जाएगा? अरे बोल यार, ये क्या था मान लो u और ये क्या था v, अंतिम वेगीय प्रारंभिक वेगीय। तो बताइए वेग परिवर्तन ये है, वेग परिवर्तन ये है, वेग में जो परिवर्तन है वो ये है। तो जो इसकी डायरेक्शन होती है ना तो इसके अंतर्गत, ना तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ली जाती है। किसकी? त्वरण की। त्वरण की दिशा किसके अंतर्गत? वेग के अंतर्गत नहीं, वेग की दिशा के अनुदिश नहीं, वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश। यानी इसकी जो दिशा होगी, ए की दिशा डेल यू या डेल वी की दिशा के अनुदिश होगी। लिखो बेटा, के अनुदिश होगी। लिख लिया? दिशा सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। अच्छा सदिश, जिसमें सदिश है उसमें वेक्टर लगा दो, मतलब तीर का चिन्ह लगा दो। तो ए का वेक्टर बराबर डेल यू का वेक्टर डेल वी का वेक्टर लिख लो अपान टी। टी का वेक्टर लिखूँ कि ना लिखूँ? टी टाइम कौन सी राशि है? सदिश। सदिश जो सदिश है उनमें तीर का चिन्ह लगाओ, जो सदिश नहीं है उनमें तीर का चिन्ह ना लगाओ। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं सदिश निरूपण। परिभाषा हो गई, बीमा, राशि, मात्रक, दिशा, सब चीज़ें हो गई। और क्या लिखा जाए? प्रकृति, नेचर। इसकी प्रकृति तीन तरह से एक्सीलरेशन, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। त्वरण जीरो का मतलब v क्या है? कांस्टेंट। बोलो भाई, इसमें v क्या है? वेग घटा कि बढ़ा? बढ़ा घटा? इसका मतलब वेग बढ़ रहा है तो हम कहेंगे त्वरण कैसा है? पॉजिटिव। अगर वेग घट रहा है तो हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या करते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसका एक नया नाम दे दिया करते हैं, इसमें क्या करते हैं? एक्सीलरेट है, और इसमें डी एक्सीलरेट है, यानी मंदन है। हाँ भाई लोगों, प्रकृति लिखें। लिख रहे हो बेटा? सभी लोग लिख लो, बीमा, राशि, मात्रक। अब क्या बचा? प्रकार बचे। प्रकार के पहले पथ लिख लो यार। पथ, देखिए बेटा इधर मान लो, बेटा इधर थोड़ी इधर बेटा ध्यान दो। मान लो वस्तु इधर जा रही है, कितने वेग से? v वेग से। इधर वस्तु जा रही है कितने वेग से? v वेग से। और त्वरण भी इधर ही लगे। बताइए चाल घटेगी बढ़ेगी? चाल घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। चाल घटेगी बढ़ेगी? चलिए बढ़ी। अच्छा बताइए पथ इसका कैसा होगा? वस्तु ऐसे जा रही है ऐसे, और इधर ही को मैं बल लगा रहा हूँ। बल जब लगाते हैं तभी त्वरण उत्पन्न होता है, बिना बल के त्वरण थोड़ी हो सकता है। जैसे हम किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं तो वस्तु की चाल निरंतर बढ़ती है। ए हीरो, बढ़ती है चाल? फेंक के देखो तुझे, चाल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती यार? अच्छा बताइए चाल अभी कितनी? अभी कितनी? अगर चाल बढ़ी ना होती तो ये जीरो में ही रहती, मतलब नीचे गिरती ही ना। क्यों भाई? इसका मतलब नीचे गिर रही मतलब चाल बढ़ रही। अगर चाल बढ़ रही है इसका क्या मतलब?
कोई ना कोई बल लगा। बिना त्वरण के या बिना बल के किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये न्यूटन साहब ने बताया था। अरे ठीक है, न्यूटन यही बताए थे। जो अब उसके गति से के संबंधित 3 नियम पढ़ेंगे तो पहला नियम तो उसने कहा था वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। दूसरे नियम में यही समझाया। अब इसकी चाल बड़ी, मतलब बल लगा। बताओ इसमें कौन सा बल लग रहा है? हमने तो छोड़ा है, हमने कौन सा बल लगाया? तो बताइए इसमें कौन बल लगा रहा है? कोई ना कोई लगा रहा है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अब बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। कौन सा? इसका अगर गुरुत्व बल ना होता तो वस्तु यहीं रहती। जैसे अंतरिक्ष में जाके अगर ये प्रैक्टिकल करा जाए तो छोड़ दीजिए तो उतने में ही रुकी रहती। तो चलिए ठीक है, कुल मिला के अब सोचो कि अगर मैं त्वरण बल इधर को लगाऊं और वस्तु इधर ही जा रही है, बताइए सीधी जाती रहेगी कि ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी? या अगर मैं ऐसे छोड़ दूं, बल किधर लग रहा है तो वस्तु ऐसा तो नहीं कि मुड़ जाए उधर, सीधी जाएगी। इसका मतलब पथ कैसा होगा? सरल, बोल यार, रेखी। ठीक, ये पहला। मान लीजिए वस्तु इधर जा रही है, बल हमने इधर लगा दिया। बल मतलब त्वरण। जैसे वस्तु को मैं ऊपर फेंकूं, बल किधर लग रहा है? पृथ्वी तो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, क्यों भाई? यानी बल किधर लग रहा है? नीचे, यानी एक दूसरे के विपरीत। तो बताइए इसकी चाल घटती है कि बढ़ती है? प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। ऊपर किसी वस्तु को फेंक के देखो तो चाल निरंतर घट रही होती है, अंततः ऊपर जाके कुछ मिली सेकेंड के लिए रुकती है, फिर नीचे आना चालू हो जाता है। क्यों भाई? इसका मतलब चाल घटेगी। ये बेग के बारे में बता रहा है। अब पथ कैसा होगा? बोलो भाई, पथ कैसा होगा? किसी वस्तु को ऊपर आप फेंकते हो तो जहाँ से फेंकते हो वहीं तो गिरती है कि ऑटोमेटिक मुड़ जाती है? तो पहले आपने ऐसे ऊपर फेंका, पता चले वो जाके आपके घर में गिरी। ऐसा तो होता नहीं, जहाँ फेंकोगे वहीं जाके गिरती। मतलब पथ कैसा? सरल, रेखी। ठीक है, थोड़ी बात समझते जाओ। दूसरी बात हो गई। तीसरी, मान लो वस्तु इधर जा रही है और हम बल लगा दें ऐसे। क्या है ये? मान लो वस्तु इधर जा रही है, बल हम लगा दें इधर, 90 अंश पर बल लगा दें। बताइए चाल घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन, चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब यहाँ पर v रहती है कांस्टेंट। अब बताइए पथ कैसा होगा? पथ हुआ करता है वृत्ताकार। ये चीज़ें तुम्हें ना पता होंगी तो मैं बता दे रहा हूँ। क्या हुआ करता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, मान लो यहाँ घूम रही है, तो इसकी चाल की डायरेक्शन होती है और अंदर को एक तनाव बल लगता रहता है। आप डोरी में एक छोटा सा पिंड मानिए, उसको घुमाइए ऐसे ऐसे। बताइए बल आप किधर लगाते हो? अंदर की ओर तो लगाते हैं। अगर आप छोड़ देंगे या डोरी कट जाएगी तो सीधा निकल जाएगा। बोले यार, अगर मान लो इस समय पर डोरी कटी तो ये ऐसे जाएगा ना। इसका मतलब इस टाइम पर इसके बेग की डायरेक्शन इधर थी, तभी तो इधर गया। लेकिन तनाव हम अंदर को लगा रहे थे तो इधर जाता नहीं, वो घूमता इसी में। यहाँ जब पहुँचता है तो हम इधर खींचते हैं, ये इधर बेग की डायरेक्शन रहती है। और आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, तो इसका मतलब इनके बीच कितने अंश का कोण बनता है? अगर 90 अंश का कोण रहेगा तो पथ कैसा बनेगा? वृत्ताकार। अगर आपने थोड़ा कम ज़्यादा करा तो फिर वो वृत्ताकार पथ नहीं रह जाएगा। यानी जब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो बेग ना तो घटता है और ना, लेकिन इसका पथ वृत्ताकार रहेगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, एक चौथा पांचवा और देखें। यहाँ देखो, ये लिख लिए थे। हाँ, चौथा बताओ बेटा। ऐसे और मैं ऐसे, ये मान लो बेग है और ये त्वरण है, थीटा 90 अंश से छोटा है। बताइए इसमें दो तरह से बल लगते हैं। एक तो बल इधर लग रहा है, तो बल को अगर मैं तोड़ दूं, इधर को बल लग रहा है, तो अगर इस बल को मैं तोड़ दूं तो एक इधर को लगेगा और एक इधर को लगेगा। अरे बल इधर लग रहा है ना, तो एक उसका एक भाग इसका सपोर्ट करेगा और एक भाग लंबवत ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली जो वस्तु होती है वो कुछ ऐसे जाके नीचे घूमती है। और इसको हम कहा करते हैं कि इसमें भी जो चाल होगी, क्योंकि अगर इधर को बल लगेगा, त्वरण का एक भाग इधर जाएगा, तो जब इधर दोनों सेम डायरेक्शन पर होते हैं तो जो चाल होती है वो बढ़ती है, चाल होती है। और लेकिन पथ हुआ करता है परवलयाकार।
परवलयाकार। पांचवी पोजीशन होती है कि मान लो बेग इधर है और बल इधर लगे, त्वरण इधर लगे, 90 अंश से अधिक का कोण, तो उस समय जो चाल होती है वो घटती है और पथ होता है परवलयाकार। ठीक है, ये सब हमारे कोर्स में है। अभी हेडिंग मिलेगी आगे, परवलयाकार भी मिलेगी, वृत्ताकार भी मिलेगी। वृत्ताकार में सीधे सीधे वृत्तीय गति चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये, तो यहाँ जितनी अभी चीज़ें तुम्हारे ज़्यादा समझ में आएंगी, तो ये 2 पॉइंट समझ में आए, क्योंकि अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अगले जो चैप्टर है वो वृत्ताकार पथ है, परवलयाकार है, तो हम लोग यहाँ केवल इनको लिख लें, फील हम लोग वहाँ कर लें। किसी कोई दिक्कत? बोलो बेटा। ऑनलाइन वालों नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि मैं देखता हूँ यार एक दिन में केवल 54 बच्चों ने देखा है, और उसमें जो देखने का एवरेज है वो 10 से 15 मिनट का। अर्थात क्या है, 40 मिनट का वीडियो बनाता हूँ कम से कम, और 10 मिनट आप देखते हो, तो इसका क्या अर्थ है? ऑनलाइन वाले केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो बेटा पढ़ना चालू कर दो, नोट्स बनाओ, क्योंकि 2-4 दिन में या ज़्यादा ज़्यादा मंगल क्या कहें बृहस्पति तक में फिर से मैं लाइव पढ़ाऊँगा। तो मैं जहाँ तक पढ़ा गया हूँगा उसी के आगे पढ़ाऊँगा। तो इसलिए जो 2-4-10 दिन आपको वीडियो मिल रहे हैं उनको नोट्स बना लें। इसके बाद जो है, क्योंकि जैसे मैं लाइव पढ़ाऊँगा तो उसी के आगे पढ़ाऊँगा। हाँ बच्चों, एक बार और देख लें, ऐसे पथ डाल लीजिएगा, कंडीशन और बेग, ये बेग है और ये पथ कैसा होगा इसके बारे में थोड़ी लिखवाता जा रहा हूँ। अगर बेग और त्वरण, यदि बेग और त्वरण एक ही डायरेक्शन पर होंगे तो 100% बेग बढ़ेगा, बेग। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 100% बेग, लेकिन पथ दोनों कंडीशन में, अरे बोलो बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर लंबवत हो तो बेग क्या रहता है? कांस्टेंट, ना घटता और ना ही। बोलो बेटा। अच्छा, एक ने पूछा था पिछले साल, इस साल तो बच्चे पूछते नहीं, बहुत अच्छे हैं, कह रहा बेग कांस्टेंट है, बेग क्या है, तो त्वरण क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि त्वरण किसे कहते हैं? बेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब कह रहा बेग कांस्टेंट रहेगा तो त्वरण क्यों उत्पन्न? क्योंकि उसकी बेग क्या है, यहाँ पर जो मेन रूप से वो स्पीड की बात करी जा रही है, मतलब चाल हम बोले, नहीं बात समझे। इसमें इसका परिमाण है कांस्टेंट रहता है, आप लिख सकते हो कुल मिला के चाल। जैसे मान लो, जैसे अभी मैं एक उदाहरण दिया था ये वाला, यहाँ पर भी इसकी चाल कितनी 10 मीटर, यहाँ पर भी इसकी चाल कितनी 10 मीटर, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जिसमें केवल परिमाण की बात करी जाती है उसे हम लोग चाल भी कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो यह यहाँ पर बेग की जगह हम परिमाण समझे, ज़्यादा बढ़िया रहता है। पथ कैसा होता है? वृत्ताकार। अगर ये मतलब इस V और A के बीच थीटा कोण बने और थीटा 90 अंश से छोटा हो तो उस समय पर चाल बढ़ती है। और पथ कैसा होता है? परवलयाकार। अगर थीटा 90 अंश से बड़ा हो तो चाल घटती है और पथ कैसा होता है? परवलयाकार। लिख लिया सभी बच्चों ने? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा कर लिए। आगे हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार। त्वरण कितने प्रकार का? 3-4, वही 4। कौन कौन? हाँ वही, एक समान त्वरण, समान त्वरण। दूसरा परिवर्ती त्वरण। तीसरा बेटा औसत त्वरण, औसत त्वरण। चौथा तात्क्षणिक या तत्कालिक, तात्क्षणिक त्वरण। चलिए ठीक है, एक एक के बारे में डिफिनीशन लिखना है यार, लिख पाओगे? यदि एक समान त्वरण है, इधर थोड़ी समझ लें, यहाँ दिख रहा है यार, इधर बेटा समझे। मान लो ये कितना 1 सेकेंड, ये कितना है बेटा 1 सेकेंड। यहाँ चाल कितनी 10 मीटर पर सेकेंड,
कितनी थी बेटा? यहाँ कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 1 सेकेंड। यहाँ हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ हो गई 16 मीटर पर सेकेंड। बताइए त्वरण, यहाँ त्वरण कितना? बोलो इधर देख के, त्वरण कितना? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर को वेग में वेग घटाओ और समय का भाग करो, जो उत्तर है वो त्वरण है। तो वेग कितना? वेग परिवर्तन कितना? 2। समय कितना? तो त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ बता, यहाँ यानी समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या समान बना हुआ है? इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। डिफिनीशन क्या बनी? यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भी समान बना रहे तो इस त्वरण को अरे आया छापे। भारत माता की। देशद्रोहियों सभी बोला करो। लिखो, खुद से लिखो। यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो वस्तु में उत्पन्न इस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। वस्तु में उत्पन्न इस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु का त्वरण वस्तु का त्वरण लिख लिया बेटा। हेडिंग डालिए दूसरी, परिवर्ती त्वरण। हाँ बच्चों, परिवर्ती त्वरण में क्या बोलोगे? वेग बढ़ता जा रहा है ना, तो हमने कब कहा कि वेग घटाओ? देखो अभी मैंने उदाहरण दिया था। हाँ बस मेरा उदाहरण सही है, बस तुम समझो। पहले कितना था? 10, फिर कितना हुआ? 12, फिर कितना हुआ? 14, फिर कितना हुआ? 16, फिर कितना हुआ? 18। बताइए वेग घटा बढ़ा? परिवर्तन देखा जाता है। ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड। परिवर्तन देखो। हाँ, क्योंकि पृथ्वी तो पृथ्वी पर लगाएगी मुक्त रूप से। जो तुम ना फेंको, ऐसे फेंकोगे तुम्हारा भी बल लग गया ना। ऐसे मुक्त रूप से छोड़ना है तो बताइए कौन बल लगा? पृथ्वी कौन सा त्वरण उत्पन्न करती है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सदा कांस्टेंट होता है और 9.8 होता है। ये कहने का मतलब अगर मैं यहाँ 0 छोड़ूंगा 0 मीटर पर सेकेंड से, तो पहले जो है उसमें जो वेग होगा 9.8 मीटर बट्टे सेकेंड का 1 सेकेंड में इतने जो है इतना वेग उत्पन्न होगा पहले सेकेंड। जैसे मैं ऐसे छोड़ दूँ तो 1 सेकेंड बाद वस्तु जो वेग प्राप्त करेगी वो इतना हो, फिर अगले सेकेंड में इतना प्लस हो जाएगा। यानी लगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, यानी 19.6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन वेग में अंतर देखोगे तो वही 9.8 बना रहेगा। ठीक है, मैं जो लिखाया हूँ वो सही है, बस अपना थोड़ी जो डाउट है वो दूर करते जाओ। परिवर्ती त्वरण, हाँ, इसमें क्या डिफिनीशन बनाते बेटा? क्या उसी को देख के लिखा जा सकता है? क्या लिखे? यदि समान समय अंतराल में वस्तु के
वेग में समान परिवर्तन हो तो इसमें क्या लिखते हैं? वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन या भिन्न भिन्न परिवर्तन हो रहे। लिखो बेटा, वही डिफिनीशन लिखना है। यदि समान समय अंतराल में यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो वस्तु में उत्पन्न इस त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। परिवर्ती त्वरण कहते हैं। परिवर्ती त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। हाँ, भीड़ भाड़ में वाहन चल रहा है, उसके वेग में परिवर्तन कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा, कितने सेकंड में वो कितना बदल रहा है। पता चले खाली रोड पा गया तो सीधे एक्सीलरेटर आपने लिया और पता चले 1 सेकंड में सीधे गाड़ी की स्पीड 40। क्यों यार? और मान लो फिर भीड़ भाड़ इलाका है या और ऐसे अवरोधक है, आप चाल कम ज़्यादा करते रहते। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं स्थिति के आधार पर। ठीक है, चलिए ठीक है, उदाहरण लिखना हो तो लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? भीड़ भाड़, ऐसा लिखो। ऐसे क्या लिखें? हाँ, भीड़ भाड़ सड़क में चलते किसी वाहन में उत्पन्न त्वरण। भीड़ वाली सड़क में या भीड़ भाड़ सड़क में चलते किसी वाहन में उत्पन्न त्वरण। लिखते जाओ मालिक। तीसरा, औसत त्वरण। औसत त्वरण का सूत्र किसी को पता है क्या? कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय। तो लिखिए, जब इसके डिफिनीशन बताए कि डायरेक्ट लिखोगे? पहले एक बार बोले आप भी, नहीं तो फिर पढ़ते ही नहीं आप लोग। क्या बोलते बेटा? जब कोई वस्तु कौन सी गति कर रहा हो? परिवर्ती त्वरण से गति कर रहा हो तो उस वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था कि भीड़ वाली सड़कों में कोई गतिशील वाहन जा रहा है तो उसमें वेग परिवर्तन कहो प्लस का भी हो जाए, माइनस भी हो जाए, 0 हो जाए, सब उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुल कितना वेग में परिवर्तन उत्पन्न हुआ और उसमें कितना टाइम लगा, उसको हम क्या करते हैं? औसत त्वरण। ठीक है बेटा, लिखो। जब कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती त्वरण से गति करती है, जब कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती त्वरण से गति करती है जब कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती त्वरण से गति करती है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगे कुल समय। तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगे कुल समय
तथा इस परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही है, ठीक है। त्वरण के केवल दो ही प्रकार, ये और ये। अब वो ऐसे 11 के लेवल पे दिया हुआ है तो हम लोग लिख लें, और डिफिनीशन के लिए है मत। तो न्यूमेरिकल मतलब अंकित प्रश्न जो लगाएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो। चलिए, तात्क्षणिक त्वरण, ये सूत्र लिख लेना, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल लगा समय। कुल वेग परिवर्तन बटे कुल लगा समय। कुल वेग परिवर्तन बटे कुल लगा समय। हेडिंग डालें, तात्क्षणिक त्वरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या है? किसी विशेष क्षण पर, क्यों भाई, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की समय दर को। वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ और टाइम लेकिन बहुत ही कम, कोई विशेष क्षण। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर लिमिट, ये यल लिखा हुआ लिमिट, और जो डेल टी है यानी समय का जो अंतर है, यानी मुझे देखना था 9 सेकेंड से 9.0001 सेकेंड के बीच कितना परिवर्तन हुआ वेग में। क्यों भाई? तो इसमें जो परिवर्तन होता है, इस पर इतने कम समय पर जो परिवर्तन होता है, यानी डेल टी बिलोंग टू जीरो। जीरो है नहीं, लेकिन जीरो कहने में कोई दिक्कत भी नहीं, इतना कम टाइम है। देखो ये, इसकी तुलना में 9 की तुलना में 0.001 को शून्य ही माने। क्यों भाई? और इसको लिखे डेल, वेग में परिवर्तन और समय अंतराल, या इसी को हम लोग शार्ट में लिख दिया करते हैं, ये बराबर dv/dt। अरे आया बेटा, तो लिखो बेटा, किसी गतिशील वस्तु, डिफिनीशन क्या बनाए थे, भूल गए? किसी गतिशील वस्तु, आगे, द्वारा किसी विशेष क्षण में होने वाले वेग परिवर्तन की समय दर को, या होने वाले वेग परिवर्तन को ही तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। लिख लो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष क्षण में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, समय दर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में एक बार टाइम बोल चुके ना, क्षण स्टार्टिंग बोल चुके हैं, एक बार टाइम बोल चुके हैं, अब समय दर किस बात। होने वाले परिवर्तन को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। सूत्र लिख लें, ये प्रभु सूत्र लिखें, सूत्र लिख ले बेटा। ठीक है बेटा। अरे एक सूत्र और होता है, बताइए। अच्छा, v बराबर तुम लोगों ने क्या लिखा था? v बराबर, इसके पहले देख लीजिए, तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या लिखे थे, मुझे ये बताएं। ds/dt, देख लो जिन्हें पता ना होता है से, बताइए। अगर यहाँ मैं रख देता तो a बराबर d/dt में अलग कर लो, बचा आपका v,
बचा ना बेटा। और v की जगह ऊपर से वैल्यू रख दिया जाए तो d/dt, और v की जगह वैल्यू रख दो तो ये कितना होता है ds/dt। अब इसका गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाता है d²s/dt का होल स्क्वायर। एक सूत्र और होता है। इसका क्या मतलब है, अगर आपको विस्थापन दिया जाए, यस दिया जाए, क्या दिया जाए, यस मतलब विस्थापन, तो उसका 2 बार अवकलन करिए। कितनी बार? एक बार अवकलन करते तो क्या कहाँ पहुँच जाते, उसका एक बार और अवकलन कर दो। जैसे देखो इधर पहले समझ लें, यस बराबर दिया है 4t² और प्लस 5t, ठीक है बेटा। इसका अवकलन करिए ds/dt तो कितना हो जाता 8t - 5। अरे कुछ लोग समझ में आई बात, अवकलन आने लगा है ना। बताइए इसका एक बार और अवकलन कर दो तो इसका अवकलन d²s/dt का होल स्क्वायर बराबर, फिर से वही अवकलन करना तो केवल 8 आता, इसका अवकलन 0 हो जाता। तो ये वेग था और ये क्या था, और हमें क्वेश्चन दिया था ये, तो ये जो स्क्वायर/dt का होल स्क्वायर लिखा ना, ये बताता है कि इसका 2 बार अवकलन किया जाए। किसका? विस्थापन का। तो काहे बदल जाता है, त्वरण में। तो लिख लो बेटा, लिखो यहाँ से अन्य सूत्र करके लिख लीजिएगा। एक अन्य सूत्र है, लिख लें। अच्छा बताइएगा बेटा क्वेश्चन सोच के। चाल 0 है, चाल क्या है, तो बताइए त्वरण 0 होगा कि नहीं होगा? जिस बिंदु पर चाल 0 है, जिस बिंदु पर, क्या उस बिंदु पर त्वरण होगा कि नहीं, त्वरण 0 होगा कि नहीं होगा? सदैव की हो सकता है, सदैव 0, बोलो, सोच लो, यानी सदैव क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन थोड़ी सोच के बताइए। वस्तु ऊपर जा रही, आपने यहाँ से फेंका, वस्तु ऊपर जा रही, जाते जाते एकदम टॉप में पहुँच गई जहाँ तक उसे जाना चाहिए था। इस टॉप पर बताइए वेग कितना होता है, वेग कितना होता है? लेकिन त्वरण तो सदैव नीचे लगता ना, नीचे 9.8। तो क्या इस पॉइंट पर भी त्वरण नीचे लगता? बोलो यार, त्वरण अगर नीचे नहीं लगता, त्वरण भी 0 हो जाता, तो यानी बल 0 हो गया, तो वस्तु यहीं लटकी रहती, नीचे ना आती। इसका मतलब त्वरण तो कंटिन्यू नीचे लगा। तो बताइए यहाँ पर वेग कैसा है, चाल कितनी है, लेकिन त्वरण 0 है क्या? नहीं है यार, ऐसा कोई जरूरी, सदैव 0 हो ऐसा कोई जरूरी? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कल मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। ऑनलाइन वालों आज यहीं तक, आप पहले कोर्स कंप्लीट करें बेटा, 4-5 दिन बाद मैं फिर से लाइव पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके बीच का जो पढ़ाऊंगा, जो भी उसके बीच में पढ़ाया हूँ वो आप नोट्स बना लें।